हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो इस नए वीडियो में आपसे सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स इन क्लास 9। जी हां, ज्योग्राफी का चैप्टर उठाया है क्लाइमेट। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें काफी जियो फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसीलिए ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाता है। बट अगर आप हर एक पर्टिकुलर चीज को कनेक्ट करके चलें तो ये काफी इजी चैप्टर है। हर एक चीज जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, जहां कनेक्शन टूटा वहीं चैप्टर समझ में नहीं आया। इसीलिए काफी ध्यान से वीडियो देखिएगा और काफी रिपीटेडली इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे छोटी सी छोटी चीज भी अगर छूट जाती है तो काफी डिफिकल्ट पड़ जाती है आगे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो समझने के लिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर करा है वो आपको बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहले हम वेदर, क्लाइमेट, ठीक है, इन दो चीजों के साथ साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कवर करने जा रहे हैं, क्या? इंडियन मॉनसून। तो इंडियन मॉनसून को समझने के लिए हमको बेसिकली यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या? विंड मूवमेंट। तो ये एक ऐसा हिडन टॉपिक आ जाता है जो कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इंडियन मॉनसून के बाद हम देखते हैं क्या? सीजन्स, इंडिया के वेरियस सीजन्स। मॉनसून की बात करें तो हम सबसे पहले समझेंगे इसमें क्या मैकेनिज्म और फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, ये दो चीजें क्या करेंगे हम मॉनसून के साथ साथ समझेंगे। मॉनसून के क्या रह जाएंगे? आपके एस्पेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए साथ साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। अपना जो भी है इंस्टाग्राम वगैरह सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, स्नैपचैट वगैरह भी बंद कर दो और इस चैप्टर पर ध्यान देना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जियो फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम किस चीज के बारे में, क्लाइमेट और वेदर के बारे में। सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। तो वेदर की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होती है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे, हम उसको बोल देते हैं वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन जो होती है ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है, जैसा कि हम 1 या 2 दिन की बात करते हैं या हफ्तों की बात करते हैं या इवन आप मंथ्स ले सकते हैं। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं इन वेदर कंडीशंस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो वेदर कंडीशंस होती है उसको लेके कैलकुलेट करते हैं और उसका एक एवरेज निकालते हैं, उस चीज को हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन, ठीक है, एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जनरली हम 30 ईयर्स का क्या लेते हैं? डेटा लेते हैं किस चीज का? वेदर कंडीशंस का, और उसका एवरेज निकाल के हम क्या प्रेजेंट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट जो भी चीज है उसके फीचर्स आपके सामने है। तो ये है बेसिकली वेदर और क्लाइमेट। तो सबसे पहले वेदर क्या होगा? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या होगा? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी चीज वेदर क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया या स्मॉलर एरिया पे होती है। क्लाइमेट क्या होता है? एक लार्ज एरिया पे होता है। ठीक है, दोनों के एलिमेंट सेम है। ठीक है, एलिमेंट्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या क्या देखा जाएगा? एलिमेंट्स मतलब कि क्या क्या चीजें देखी जाती है, तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड सिस्टम, प्रेसिपिटेशन, ये सब चीजें जो है ये सब चीजें देखी जाती है किस चीज में? आपके इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या कंडीशन में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स बेसिकली ये हो जाते हैं। ठीक है, तो दे वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। On the basis of generalized monthly atmospheric condition, year is divided into seasons. हर एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में क्या होते हैं? कुछ ट्रेट्स हमको देखने को मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि भाई बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, लो प्रेशर देखने को मिलता है, तो हम उसको समर सीजन बोल देते हैं। जहां हमको बहुत हाई प्रेशर और क्या बोलते हैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, समर सीजन हो गया। और फिर हमारा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्या हो गया? विंटर सीजन हो गया। वहीं पे हम जब किसको बोलते हैं, रेन्स का इफेक्ट आता है तो हम उसको रेनी सीजन बोल देते हैं। इस टाइप से जो है कैरेक्टराइज करा जाता है डिफरेंट चीजों को डिफरेंट एस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो ये सब हो जाता है क्या? वेदर और कंडीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे आपके क्लाइमेटिक कंडीशन को? सबसे पहले आ जाता है लैटिट्यूड। तो देखो लैटिट्यूड समझो, हमारी पृथ्वी कैसी है? तो हमारी पृथ्वी ऑफकोर्स सी बात है गोल है। ठीक है ना? और इस गोल पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो हमको यहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ लैटिट्यूड देखने को मिलते हैं, जैसे कि 0 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया और 90 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली हमको क्या देखने को मिलता है? 23.5 डिग्री साउथ,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, और फिर फाइनली 90 डिग्री आपका साउथ, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आ जाती है। ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां आगे 23.5 डिग्री साउथ जो कि होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फाइनली वी हैव 90 डिग्री साउथ जो कि आपका साउथ पोल, और 90 डिग्री नॉर्थ जो कि हो गया आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। अब जैसे कि आपको पता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, जियोड स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट मींस वो ऊपर से थोड़ा फ्लैट है और बीच में से थोड़ा बल्ज्ड है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है। क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर राउंड ऑब्जेक्ट को जब आप बहुत ही ज्यादा स्पीड से घुमाते हो तो अल्टीमेटली उस पर प्रेशर इतना पड़ता है कि उसका जो बीच का एरिया जो होता है वो थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में तो अर्थ का ऑब्वियस सी बात है, आपको सबको पता है कि मास काफी ज्यादा है और साथ साथ उसकी स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 1 मिनट में 1000 किलोमीटर पर सेकेंड या 1000 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से वो रोटेट हो रही है, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं हमको, जो बीच का जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हो जाएगी आपकी 23.5 ये वाली, है ना। तो स्पेशली जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ वाला जो स्पैन है, ये पूरा पर्टिकुलर एरिया ये काफी बल्ज्ड है और बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड कैसे एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करेगा। हम सबको पता है कि जो सन रेज आती हैं वो डायरेक्ट फॉल होती हैं, है ना। सनरेज कैसी फॉल होती हैं, डायरेक्ट फॉल होती हैं। तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बात करते हैं अगर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने को मिलता है कहां पे, आपके इक्वेटर पे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं या हम लैटिट्यूड गेन करते जाते हैं, इसी पर्टिकुलर जो लेंथ होती है ये बढ़ती जाती है, किसकी, सनरेज की, है ना। सन रेज की लेंथ जो है आपके सामने बढ़ती जाएगी। तो जो सन रेज जो है 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पड़ रही है, ये आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। स्पेशली जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री की जब हम बात करते हैं, है ना, तो ये हम बोलते हैं कि यहां पे ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर का बेसिकली यहां पे दो मतलब हुआ। सबसे पहले कि यहां पे जो इंटेंसिटी होगी इन सन रेज की वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम सन टू डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सबसे शॉर्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो पार्ट है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ तक का, ये थोड़ा बल्ज्ड है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। इस वजह से यहां पे जो हीट है वो काफी ज्यादा इंटेंसली पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे जैसे जैसे हम अगर ऊपर गेन करते जाएंगे, क्या आपका लैटिट्यूड, या फिर आप साउथ की बात कर ले, मैंने फिलहाल के लिए आपको यहां पे समझाने के लिए ऊपर के ज्यादा बनाए हैं। तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो सन रेज हैं ये कैसी होती जाएंगी, ये परपेंडिकुलर ना होकर ये रे में निकलेंगी और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। तो अगर एक पर्टिकुलर हीट रे, ठीक है, जो कि सन से निकल रही है, उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, बेसिकली आपकी हीट, है ना। तो जैसे जैसे वो अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसके अंदर हीट क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इसी की वजह से जो है ये वाला जो एरिया आ जाता है आपका, ठीक है, स्पेशली 30 डिग्री या कह लीजिए 60 डिग्री एंड अबव से, वहां पे सनरेज जो है उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, और जो सनरेज आती हैं वो इतनी, आप कह सकते हो कि इंटेंसिफाइड नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां पड़ेगी नहीं सनरेज, बट इंटेंसिफाइड नहीं होती। इसीलिए जैसे जैसे हम लैटिट्यूड गेन करते जाएंगे वैसे वैसे हमको ठंडा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही जो सन की रेस हैं, यही तो तापमान जो है एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड का वो रेगुलेट कर रही हैं, राइट। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि लैटिट्यूड क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, या आप कह लीजिए कंट्री का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए। तो ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ सनलाइट रिसीव्ड वैरीज, है ना, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। कहां से, इक्वेटर से पोल की ओर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते जाएंगे, ये अगर सनराइज आती है
तो डिस्टेंस क्या रहेगा सनरेज का, बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली डिस्टेंस क्योंकि बढ़ेगा तो उनकी सन जो रेज हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होगी तो उस पर्टिकुलर माहौल में, एटमॉस्फेयर में जो है वो अच्छी तरीके से हीट नहीं दे पाएगा, हीट नहीं दे पाएगा तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मतलब वहां पे ठंड होगी। नेक्स्ट आते हैं, है ना, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड समझते हैं। जैसे कि हमको पता है कि भाई जैसे फॉर इंस्टेंस ये हो गया आपका सी लेवल, ये आ गया आपका प्लेटू, है ना, और ये आ गया आपका हिली एरिया, है ना, ये है आपके क्या वाटर, राइट। तो जैसे जैसे हम एक पर्टिकुलर हाइट गेन करते जाते हैं वैसे वैसे हमको पता है कि एटमॉस्फेयर की क्या होती है, लेयर्स होती हैं। भाई ट्रोपोस्फीयर हो गई, स्ट्रेटोस्फीयर हो गई, मीजोस्फीयर, आइसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सब लेयर्स होती हैं। तो जैसे जैसे हम एक ऑल्टीट्यूड गेन करते जाएंगे वैसे वैसे जो है डेंसिटी जो होती है इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की वो कम होती है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर डेंसिटी, है ना। तो जैसे जैसे हम अगर ऑल्टीट्यूड ऊपर जाता जाएगा तो डेंसिटी कम होती जाएगी, डेंसिटी कम होगी इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे एयर टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, एयर टेम्परेचर कम होगा। तो अगर आप ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जो कि जिसकी हाइट अबव द सी लेवल काफी आगे है, मतलब ऑलमोस्ट 1000-5000 मीटर पर अबव द सी लेवल है, तो वहां पे आपको जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर कैसा देखने को मिलेगा, आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये फर्क पड़ जाता है किस चीज का, आपके ऑल्टीट्यूड का। ठीक है, इसलिए हम बात करते हैं जब भी समर्स की बात होती है हम पसंद करते हैं एक हिल स्टेशन पे जाना जिसकी हाइट ऑन एन एवरेज अबाउट 1000 से लेके उसके अबव ही ऑफकोर्स सी बात है होती है। तो ऑल्टीट्यूड, एज वी गेन ऑल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिन एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। Pressure and wind system. The pressure and wind system depend upon the latitude and altitude of a particular place. ठीक है, they influence the temperature and wind movement pattern. अब देखो समझो मेरी बात, प्रेशर और विंड का सिस्टम है। ठीक है, यहां पे हम जब विंड मूवमेंट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर क्या होती है, विंड चलती है, ये तो हमको पता है। ठीक है, पर ये हाई प्रेशर की से लो प्रेशर ही क्यों चलती है, भाई लो प्रेशर से हाई क्यों नहीं चल सकती, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये हमारा क्या है, अर्थ है ना, ये हो गया हमारा क्या, अर्थ। हमको पता है कि भाई अर्थ के चारों ओर क्या है, एक आपका एटमॉस्फेयर का घेरा है ना, ये दिस इज अर्थ and this is atmosphere, है ना। एटमॉस्फेयर क्या है, एनवेलप करके रखा हुआ है किस चीज को, अर्थ को, राइट। अब अगर इसमें कोई भी वो नहीं है, स्कोप नहीं है वैक्यूम का, है ना, यहाँ पे कोई भी वैक्यूम नहीं है इस पर्टिकुलर रीजन में, यहां से लेके यहां तक क्या है, कोई भी नो वैक्यूम, है ना, कोई भी वैक्यूम नहीं है। ठीक है, अब देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अर्थ से, ये इसको समझना जैसे कि सिरिंज होती है, सिरिंज आपको पता है इंजेक्शन, ठीक है, थोड़ा उससे रिलेट करके समझने की कोशिश करना। एम्प्टी सिरिंज में जो होगी वो उसमें कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं होगा, है ना, क्या होगा, कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वो खाली है। ठीक है, वहीं आप एक मग्गा लेते हैं और एक खाली सिरिंज लेते हैं, मग्गे में पानी है, ठीक है, मग्गे में क्या है, बीकर में पानी है, और यहां पे आप क्या कर रहे हैं, सिरिंज जो है उसका पिस्टन यहां पे है ना, ये सिस्टम है। अब आप क्या करेंगे, ये जो पिस्टन आता है किस चीज का, आपके सिरिंज का, आप इसको कहां पुल करेंगे, इस तरफ, है ना। तो वो क्या क्रिएट करेगा, इतने पर्टिकुलर एरिया में वो एक पुलिंग फैक्टर, या आप कह सकते हो कि उसको क्या करेगा, सक करेगा, है ना, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तभी जाके ये जो पानी बीकर में है, ठीक है, बीकर में देखो प्रेशर कैसा है, क्योंकि पानी है तो प्रेशर हाई है। भाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस पे दबाव, है ना। अब जब हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो अर्थ सरफेस पे किस चीज का दबाव होगा, हवा,
हवा में भी तो भाई देखो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, और अगर कोई मैटर है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, भले ही वो मॉलिक्यूलर या आप बहुत कम वेट या नेग्लिजिबल वेट क्यों ना हो, बट स्टिल वेट होगा, है ना। तो वही हम बात करें, इस बीकर में कैसा हाई प्रेशर है, सिरिंज में कैसा लो प्रेशर है। तो जैसे ही आप इसमें डुबा के सिरिंज को पीछे खींचते हैं तो क्या होता है कि यहां से जो प्रेशर है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, आपके लो प्रेशर एरिया की ओर, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अर्थ सरफेस में भी कहीं से अगर हवा उठेगी लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब देखो ये मेरा हाथ है, इस पे ये स्टाइलस रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई इस पे कुछ ना कुछ मेरे हाथ पे प्रेशर पड़ रहा है, राइट। अब मेरे हाथ से अगर प्रेशर को रिलीज करना है ना, तो मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, स्टाइलस को उठाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये अर्थ सरफेस है और ये जो मेरे हाथ में जो स्टाइलस है इसको अगर विंड समझें, तो अगर ये विंड जमीन पे है तो क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया मेरे किस पे, हाथ पे, है ना। अगर मेरे को यहाँ पे लो प्रेशर करना है तो मेरे को कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि मैं इस विंड को लूं और हवा में ऊपर उठा दूं। जैसे मैं ये ऊपर उठाऊंगा तो ये क्या होगा, एक पुलिंग फैक्टर क्रिएट करेगा, आजू बाजू से जो हवा होगी और वो इसको ऑक्यूपाई कर लेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि विंड हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। चलो, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चली। अब एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, अब हम बात करते हैं उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की जिनकी वजह से विंड का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। जी हाँ, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड पे जब क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उस वजह से अल्टीमेटली वहां पे जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा आपको पता है कि टेंडेंसी कैसी होती है, उसमें एनर्जी होती है, वो मूव करना चाहती है। तो ये जो हवा है ये कन्वेक्शनल वे में ऊपर उठती हैं। कहाँ उठती हैं, ये ऊपर उठती हैं। तो यहीं से जो फंडा है आपका, आपकी परमानेंट विंड्स का, वो निकल के आता है। ये रहा आपका इक्वेटर, ये रहा 5 डिग्री साउथ और ये रहा 5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री, 20 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ। ये मैंने आपको सामने कुछ लैटिट्यूड्स बनाए हैं, ठीक है। तो बीच का क्या हो गया, 0 डिग्री, ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये क्या हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये आपके सामने मैंने कुछ क्या कर दिए, लैटिट्यूड बना दिए, है ना। अब इन लैटिट्यूड्स में से आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंटेंसली हीटेड लैटिट्यूड कौन सा होगा, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक। क्यों होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहां पे सनराइज कैसी पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, है ना। और अल्टीमेटली देखो सनराइज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो पड़ेगी नहीं, एक अब उसका स्पैन होता है, तो जनरली वो 10 डिग्रीज का स्पैन हम लेके चलते हैं। इसलिए 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का जो बेल्ट होता है ये क्या होता है, इंटेंसली हीटेड होता है। यहां से हवा क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर रेस पड़ रही हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे रेस का जो सन रेस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, तो यहाँ से जो विंड है ना वो एक परपेंडिकुलर मैनर में करेगी, है ना, एक परपेंडिकुलर मैनर में उठेगी। अब देखो ये तो 2D फिगर है, अगर आप इस स्क्रीन को ऐसा लेटा दो, ठीक है, तो एक ऐसे परपेंडिकुलर मैनर में विंड उठेगी यहां से। अब देखो बहुत बड़ा एरिया है ये, है ना, 0 डिग्री पूरा का पूरा जितना सन को फेस कर रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। एक बहुत बड़े एरिया से एक साथ क्या हो रहा है, आपकी विंड ऊपर उठ रही है, तो वो डेफिनेटली एक सक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जो विंड आजू और बाजू में रहेगी, मतलब ऊपर और नीचे रहेगी, वो फोर्स होगी इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी वैक्यूम का स्कोप नहीं है ना। तो यहां से क्या होता है, हवाएं यहां ऐसे ऊपर उठती हैं, ठीक है, हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो प्लीज ये 2D डायग्राम है, मैंने साइड में बनाया है, बट प्लीज इसको 3D कंसिडर करने की कोशिश करिएगा। इस साइड पे ये आपके स्क्रीन के साइड पे उठ रही हैं हवाएं, ठीक है। देखो जैसे जैसे अभी अपन ने बात करी थी ऑल्टीट्यूड की, ऑल्टीट्यूड में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर थिन होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो अगर ये गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी तो एक ऑल्टीट्यूड तक आने के बाद ये कैसी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड गेन होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से ये हवाएं भी कैसी होंगी, ठंडी होंगी। अब ठंडी हवा को एक ऐसे इंसान के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसके कंधे पे बहुत सारा बोझ है ना। भाई देखिए आप क्या होता है, स्कूल बैग है आपका, आप अपने स्कूल बैग में बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कॉपी जब लेके जाते हैं तो आपके कंधे ऐसे झुक जाते हैं और आप ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल पूरे स्कूल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, राइट।
वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी पीठ पे बोझ है। वहीं जब आप लंच में, जब आप स्कूल में खाना खा रहे हो तो आपके हाथ में सिर्फ एक टिफिन बॉक्स और आपकी पीठ सीधी हो जाती है ना? तो जो ठंडी हवा है सिमिलरली वो नीचे बैठने की कोशिश करेगी और जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी हमेशा, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो कंपैरेटिवली वेट में लाइट होती है और ठंडी हवा अगेन क्योंकि उसमें कुछ सर्टेन वेट है, कुछ वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स, तो वो नीचे बैठने की कोशिश करेगी। तो ये जो हवा जो ऊपर उठी है एक ऑल्टीट्यूड के बाद क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट होगी और अलग अलग जगह जाके बैठेगी, है ना? तो कुछ हवा जो होगी वो कुछ नॉर्थ जाएगी और कुछ साउथ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनको कोई डायरेक्शन देने के लिए कोई भी फोर्स अवेलेबल एज ऑफ नाउ नहीं है, ठीक है? देखो, तो जैसी हवा यहाँ पे बैठी है ना, यहाँ से भी हवा उठेगी और यहाँ पे आके बैठेगी। किस बेल्ट पे बैठेगी? ये 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ वाले बेल्ट पे, राइट? अब हवा जैसे क्या बोलती है, जब हवा कहीं बैठेगी, राइट, तो अगेन उसका डायरेक्शन हम नहीं समझ सकते। तो क्या होता है, यहां से जो ये आपके बेल्ट चलता है, यहां पे जो हवा आएगी वो किधर मूव करेगी? नीचे मूव करेगी। किधर? 0 डिग्री वाले बेल्ट पे। क्यों मूव करेगी? क्योंकि यहां से हवा उठ रही है, ये एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है ऊपर और नीचे से हवा पहुंचाने के लिए, है ना? तो नीचे से भी हवा कैसी जाएगी? ऐसे। तो इस तरीके की विंड्स को हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स, जो साल भर चलती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, इनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हमको नहीं देखने को मिलता, ठीक है? तो नॉर्थ में जो 30 डिग्री से आपके इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है, पे आती हैं, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बेल्ट। अभी इक्वेटोरियल बेल्ट कैसा है? लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट है, ठीक है? ये एक लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट है। तो जो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल बेल्ट से आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवा जो आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ट्रेड विंड्स, या हम इसको बोलते हैं ईस्टर्ली, ठीक है? या हम इसको बोलते हैं क्या? ईस्टर्ली, ठीक है? तो अगर कोई भी पर्टिकुलर प्लेस या कोई भी पर्टिकुलर कंट्री इस बीच में आता है तो उसमें विंड कैसी डायरेक्शन वाइज फॉलो होंगी, है ना? और वो विंड जैसे जैसे हिसाब से चलेंगी। अगर एक विंड जो है वो लैंड टू सी चलती है तो उसमें आपको कोई भी टाइप का मॉइस्चर कंटेंट नहीं देखने को मिलता, तो जनरली यहाँ पे क्या होती है? सूखा पड़ता है। वहीं अगर कोई विंड वाटर टू लैंड चलती है तो उस लैंड पे वो जाके बारिश जरूर करवाएगी, क्योंकि विंड क्योंकि सी के ऊपर ट्रैवल करेगी तो वहां से मॉइस्चर जो है वो पिकअप करेगी, अपने आप में हैवी हो जाएगी, नीचे बैठेगी और रिलीफ से टकरा के क्या होगा? वो रेनफॉल करवाएगी, है ना? तो अगर विंड लैंड टू सी चल रहा है तो वो ड्राई विंड है, अगर विंड सी टू लैंड चल रही है तो वो मॉइस्ट या वेट विंड है, ठीक है? तो ऐसे जो है पर्टिकुलर विंड सिस्टम जो है वो अफेक्ट कर देगा आपके एक पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को। चलो इसको कंटिन्यू और करेंगे फिलहाल के लिए, बट अभी समझो नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, ठीक है? अब देखो, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लोकल विंड्स द प्लेसेस नियर ओशन एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेस दिस मॉडरेट क्लाइमेट चेंजेस टू एक्सट्रीम। इसको बोलते हैं हम क्या? कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है? समझो, हमने बोला कि भाई देखिए, पूरा डायग्राम तो मैं नहीं बना रहा हूं, सिर्फ जितना जरूरी है उतना आपके सामने है। यह आपका आ जाता है सदर्न इंडिया, राइट? यहां पे देखने को मिलता है आपको अरेबियन सी, यहां देखने को मिलता है आपको बे ऑफ बंगाल, ठीक है? अब देखो क्या होता है, यहां पे हमको दो फिजिकल चीजें देखने को मिलती हैं। ये है लैंड और ये है वाटर, है ना? लैंड और वाटर। तो लैंड और वाटर की खास बात यह है कि जमीन जो है, लैंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वहीं जब हम वाटर को उसको कंपेयर करते हैं, वाटर जो है अपने आप में टाइम लेता है गर्म होने के लिए और टाइम लेता है ठंडा होने के लिए, ठीक है? तो ड्यूरिंग द डे, ठीक है, किस दिन? दिन के दिन, मतलब जब सूरज चरम पे होता है उस टाइम पे लैंड जो होगा उस पर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई, है ना?
हाई टेम्परेचर होगा क्योंकि सनरेज यहाँ पे पड़ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका नीचे का क्या है 8 डिग्री पड़ता है ना, तो ये सीधा सीधा किसके 10 डिग्री वाले स्पैन में आ जाता है ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो इसके 8 डिग्री नीचे ऑलमोस्ट सीधा क्या है इक्वेटर ही है, राइट। तो लैंड क्या होता है, बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है, ऑफकोर्स आप सबको पता है। तो लैंड कैसा आ जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है ना। मैं एक कोस्टल एरियाज की बात कर रहा हूँ, प्लीज इसको बीच का मत समझिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस कोस्टल एरिया की बात कर रहा हूँ, ये वाले एरिया। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपसे फिलहाल के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे टेम्परेचर लैंड का कैसा हो गया, हाई हो गया। वहीं जब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर क्योंकि टाइम लेता है गर्म होने के लिए, तो फिलहाल के लिए ड्यूरिंग द डे ये हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, बट स्टिल वाटर कैसा है, कोल्ड है, ठंडा है। तो टेम्परेचर कैसा हो गया, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा हो गया, लो हो गया, है ना, राइट। अब देखो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन है। अगर कहीं पे हाई टेम्परेचर होता है, इसका मतलब प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, है ना। क्यों लो होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर क्या करेगा, अल्टीमेटली विंड जो वहां की है, वहां की जो हवा है उसको गर्म करेगा और उसको मूव करने पे कोशिश कर देगा। वहीं जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर आपका हाई होगा, क्योंकि ठंडा है, माहौल ठंडा है। तो जैसे ही बिल्कुल आप जैसे कई बार क्या होता है गर्मियों में हम घर जाते से कोल्ड शावर लेते हैं, बढ़िया मजा सा आ जाता है, बिल्कुल अपन नीचे बैठ जाते हैं, बढ़िया नल चला के उसके नीचे बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ठंडा पानी जो है हमको रिलैक्सेशन देता है, वो नीचे बैठना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहां से सक्शन उठा आपकी तरफ, यहाँ पे विंड उठी, है ना, यहां से विंड उठी आपकी तरफ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हो रहा है ना। तो जो वाटर से जो हवा है ये जो फ्लो करती है, ये जो सर्कुलेशन होता है, इसकी वजह से जो ठंडी हवाएं हैं वो कोस्टल एरिया की तरफ मूव करती हैं और जो गर्म हवाएं हैं वो सी की ओर मूव करती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वाला फंडा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और इनको बोल देते हैं हम क्या, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, है ना। ये क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर कोस्टल रीजन का खासकर जो क्लाइमेट है या जो वेदर कंडीशन है उसको मॉडरेट रखती हैं, उसको एक्सट्रीम नहीं होने देती। वहीं जब हम कोस्टल एरिया से दूर जाते हैं, हम जाते हैं दिल्ली, हम जाते हैं राजस्थान, हम जाते हैं ग्वालियर, ठीक है, ये जो है इनका डिस्टेंस सी से बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए यहाँ पे हमको ये मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है लोकल विंड्स का ये देखने को नहीं मिलता। इसी चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, कॉन्टिनेंटलिटी, है ना। तो ये भी जो है डिस्टेंस फ्रॉम सी, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सी ऐसे इन्फ्लुएंस करेगा आपके किसको, क्लाइमेट को या आपके बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशन को। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो समझ में आ रहे हों। कहीं पे भी किसी भी मोड पे डाउट लगे प्लीज कमेंट्स में उसको जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आता है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होती हैं, ये कि वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर देखने को मिलता है हमको आपके ओशंस में। अगेन टेम्परेचर क्योंकि डिफरेंस होता है पानी में भी, जैसे भाई बात करेंगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अगर ऊपर हुआ, हम देखते हैं हमारा आर्टिक सी देखते हैं, नीचे अटलांटिक सी देखते हैं, यहाँ पे पानी ठंडा होता है। और वहीं जब हम इक्वेटोरियल बेल्ट की बात करते हैं यहाँ पे पानी गर्म होता है ना। तो अगेन क्योंकि डिफरेंस आ जाता है पानी में, और भी अदर फैक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक टेम्परेचर डिफरेंस है, अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि फोर्स करता है एक वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर, बहुत तेजी से बिल्कुल फ्लो हो जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, ओशन करंट। अब ओशन करंट का नेचर दो टाइप का होता है, एक तो हॉट वार्म करंट होती है और एक कोल्ड करंट होती है। कोल्ड करंट जो होती हैं वो ऊपर वाले लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ आती हैं, और जो वार्म करंट होती हैं वो इक्वेटर से आपके साउथ या नॉर्थ लैटिट्यूड की ओर जाती हैं। अगर आपका देश इन इक्वेटोरियल करंट्स के पास है तो ये आपके जो कोस्टल एरिया है ना, वहां के टेम्परेचर को अफेक्ट कर देगा। अब जैसे फॉर इंस्टेंस इंडिया है ना, इंडिया के पास से ना बे ऑफ बंगाल में ना अरेबियन सी में कोई करंट नहीं चलती, परमानेंट करंट कोई भी नहीं चलती। ठीक है, इस वजह से हम देख सकते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट। बट फॉर इंस्टेंस अगर इस एरिया में आपकी एक वार्म करंट अगर फ्लो करती है तो ये ओवरऑल टेम्परेचर जो है इस पर्टिकुलर अरेबियन सी का उसको अफेक्ट करेगी, और टेम्परेचर कैसा कर देगी, इसका हाई कर देगी, इवन ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट, है ना। तो जो हम देख रहे थे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस देख रहे थे, और उसकी वजह से जो विंड चल रही थी वो अब नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डे में यहाँ पे भी कैसा हाई टेम्परेचर और यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर, प्रेशर दोनों जगह लो। तो अल्टीमेटली
यहाँ से वहाँ विंड नहीं चलेगी और आपका कोस्टल एरिया का जो वो पूरा टेम्परेचर है उसको ये अफेक्ट कर देती है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोल्ड करंट चलती है तो कोल्ड करंट भी कैसे कर देगी, टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसको मिनिमाइज कर देगी और आपकी कोई भी लोकल विंड्स का जो इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वजह से द कोल्ड एंड वार्म करंट, ठीक है, अफेक्ट्स द लोकल विंड मूवमेंट विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया, है ना। बात करते हैं अब रिलीफ के बारे में। रिलीफ क्या होगी, ऐसे ही बेसिकली फिजिकल फीचर्स होते हैं जो कि हमको सतह से ऊपर दिखाई देते हैं, जैसे कि प्लेटू हो गया, माउंटेन हो गया, कोई डिप्रेशन भी देखने को मिल जाता है, रिफ्ट वैली की बात कर देते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हो जाते हैं, इनको रिलीफ बोला जाता है। तो रिलीफ क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ बैरियर फॉर हॉट एंड कोल्ड विंड्स, दे कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ विंड बेरिंग रेन, है ना। कोई एक अगर पर्टिकुलर विंड है ना, मान लीजिए ये विंड फ्लो कर रही है, ठीक है, इसके पास क्या है, वाटर है, दैट मीन्स वाटर वेपर। वाटर वेपर अपने आप में काफी लेटेंट हीट कैरी कर सकता है, ठीक है। एकदम से बढ़िया अपने मस्त चल रही हैं, इनके पास बहुत सारा बोझ है, इनके पास बहुत सारा वेट है, सतह से सड़क के चल रही हैं, एकदम से अचानक इनको क्या मिल जाता है, एक पहाड़ मिल जाता है ना। अब ये जो विंड है इसके पास क्या है, ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट क्या काम कर देगा, एनर्जी देने का काम कर देगा। दैट मीन्स ये इस विंड का ईगो बूस्ट कर देगा, कहने का पहाड़ मेरे सामने कैसे खड़ा है ना भाई, इसको तो मुझे क्रॉस करना है, इसको तो मुझे क्रॉस करना है। मतलब बिल्कुल फैजल भाई वाली टाइप की फीलिंग आ जाती है, कब खून खोलेगा रे तेरा फैजल, ऐसा बोल देती है ये लेटेंट हीट, है ना। तो जैसे जैसे ये विंड पहाड़ की तरफ मूव करेगी, अगर इसको ऊपर उठना है, अगर इसको पहाड़ को क्रॉस करना है, तो इसको अपना पानी शेड करना पड़ेगा, इसको अपने आप को लाइट करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या होगी, उस पर्टिकुलर माउंटेन को क्रॉस कर सकती है ना। तो जैसे जैसे ये पानी को जो है वो क्रॉस करेगी, वैसे वैसे यहाँ पे क्या कर देगी, ये विंड रेनफॉल क्रिएट कर देगी। तो इस साइड को तो हम बोल देंगे क्या, आपका वाटर एरिया, और इस साइड को हम बोल देते हैं रेन शैडो एरिया। क्यों, क्योंकि देखो जब विंड यहां आ गई, विंड ट्रैवल करके वाटर शेड करके यहां आ गई, है ना, तो क्या इसके पास वाटर कंटेंट बचा या वाटर वेपर बचा, बिल्कुल नहीं बचा। ये अपने आप में लाइट हो गई, ये बिल्कुल ऐसे मस्त घूमू मस्त पवन में तितली बन के इस टाइप से ये हो गई, है ना, इसका उसको भी वाटर कंटेंट नहीं है। अब अगेन इवन यहाँ पे एक और पहाड़ मिल जाए तो वो उसको आसानी से क्रॉस कर देगी, थोड़ी बहुत जो उसके पास वाटर कंटेंट है उसको शेड करके वो और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए रिलीफ होना एक पर्टिकुलर कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट है वहां के रेनफॉल के लिए। तो ये थे आपके क्या वेरियस फैक्टर्स जो कि क्या इफेक्ट कर रहे थे आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन को, ठीक है। अब आते हैं इंडियन एस्पेक्ट पे, ठीक है, कि इंडियन क्लाइमेट को क्या क्या चीजें जो हैं ये इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं किस चीज को, लैटिट्यूड को। तो जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो इंडिया को पता है आपको कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या करता है, ऑलमोस्ट इंडिया को दो हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो द हाफ कंट्री लाइज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया, है ना, एंड द अदर हाफ लाइज इन सब ट्रॉपिकल। इसलिए इंडिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लाइमेट का वो हमको ट्रॉपिकल भी देखने को मिलता है और सब ट्रॉपिकल भी देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की, तो जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से पेनिनसुलर प्लेटू बढ़ते हैं तो हमको हाइट देखने को मिलती है। हम जैसे जैसे प्लेन से हिमालय की ओर बढ़ते हैं 6000 मीटर तक की एवरेज हाइट हो जाती है, वहां हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिफरेंस में। साथ साथ हिमालय जो है ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड फ्रॉम साइबेरिया, इनको साइबेरियन विंड्स भी बोला जाता है, उसको इंडिया में एंटर करने से, ठीक है। अब देखिए गर्मी का सीजन है, आपके सेंट्रल इंडिया में बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है तो लो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा भाई, ऊपर का जो एरिया है, जैसे चाइना और चाइना के ऊपर का एरिया, वो तो पूरा ऑफकोर्स से बताइए वो पूरा का पूरा स्नो से भरा हुआ है, वहां से विंड आना चाहिए किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ, है ना, क्योंकि भाई विंड का मूवमेंट भी उस हिसाब से ही है। बट क्योंकि हिमालय खड़े हैं बिल्कुल दादाजी बन के, कल नहीं तुम अंदर नहीं आओगे, तो वो नहीं आने देती। इस वजह से इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है और साउथ से विंड अट्रैक्ट कर लेता है, और जो साउथ से विंड आती है वो पानी के ऊपर चलकर आती है, मॉइस्चर लेकर आती है, और क्योंकि हमारे इंडिया में अपने आप में रिलीफ फीचर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, बढ़िया घनघोर बरसात करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलीफ। जैसा कि भी मैंने बताया कि रिलीफ फीचर क्या करते हैं, रेनफॉल के पैटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करने में
हेल्प करते हैं। प्रेशर एंड विंड की बात करते हैं तो बहुत सारी विंड्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को गवर्न करती हैं, जैसे कि आपका प्रेशर एंड विंड सरफेस जो कि आपका लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला फंडा हो गया। दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन जिनको हम क्या बोलते थे, जेट स्ट्रीम्स, ये जो है एटमॉस्फेयर को गर्म या ठंडा करने में हेल्प करते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो हमारे यहाँ आते हैं मेडिटेरेनियन सी से, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे बे ऑफ बंगाल से उठते हैं। ये जो एयर सर्कुलेशंस हैं ये अफेक्ट कर देते हैं किस चीज़ को, आपके इंडिया के क्लाइमेट को। चलो अब देखो, अब समझो बेसिकली विंड का मूवमेंट। ये जो चीज़ थी हमने ये समझ ली थी, है ना, हमने देख लिया था कैसे क्या एक पर्टिकुलर विंड मूवमेंट हो पा रहा है आपके यहाँ पे, है ना। तो हमने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को देख लिया, है ना। अब समझो इनका मूवमेंट, ठीक है। ये जो है ये हमेशा अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं ये किस डायरेक्शन में जाती हैं, ये लेफ्ट साइड पर जाती है, ठीक है। वहीं जो आपकी दूसरी और ऊपर की होती है वो राइट साइड जाती है ना। तो ट्रेड विंड्स हो गई, ठीक है। इसके ऊपर आप ये देखते हो कि ये क्या होता है, ये हेडली सेल होता है। ये जो होता है ये हेडली सेल होता है। ये जो मूवमेंट हुआ विंड का 0 डिग्री से उठ के वो 30 डिग्री वाले बेल्ट पे जाना नॉर्थ और साउथ में, उसको हम बोल देते हैं हेडली सेल, ठीक है। यहां से विंड जो होती हैं वो सब ट्रॉपिकल बेल्ट से इक्वेटोरियल बेल्ट की ओर फ्लो करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या फंडा देखने को मिलता है हमको, यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो आपका फेरेल का नियम और एक कोरियोलिसिस फोर्स। ये दो चीजें समझना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोरियोलिसिस फोर्स बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा फोर्स क्रिएट होता है अर्थ के रोटेशन की स्पीड की वजह से, जो कि विंड्स का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो नॉर्थ में जितनी भी आपकी विंड्स हैं वो हमेशा आपके राइट में डिफ्लेक्ट होंगी, और साउथ की जितनी विंड्स हैं वो हमेशा आपके लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। ये होता है क्या, कोरियोलिसिस फोर्स। फेरेल का नियम क्या कहता है कि कभी भी किसी भी नेचुरल चीज की वजह से, ठीक है, कोई सिचुएशन की वजह से जब इन विंड्स को हेमिस्फीयर क्रॉस करने पड़ जाते हैं तो ये वही नियम फॉलो करेंगे जो कोरियोलिसिस फोर्स इनको बताता है। इसका मतलब अगर ये है कि साउथ की जो ट्रेड विंड्स हैं वो अगर 0 डिग्री के बैरियर को क्रॉस करती हैं तो वो फेरेल के नियम के अनुसार अपने राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। वहीं अगर नॉर्थ की जो ट्रेड विंड्स है वो 0 डिग्री बैरियर क्रॉस करके साउथ में जाती हैं तो वो अपने लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है किस चीज के बीच में, आपके कोरियोलिसिस फोर्स के बीच में और फेरेल्स लॉ के बीच में, ठीक है। तो यहां पे आपके इनको बोलते हैं हम क्या, परमानेंट विंड सिस्टम। यहां पे हमको 3 टाइप की आपको विंड देखने को मिलती है। पहली होती है ट्रेड विंड्स, दूसरी होती है आपकी वेस्टर्लीज, और फाइनली तीसरी होती है पोलर ईस्टर्लीज। इन ट्रेड विंड्स को ईस्टर्लीज भी बोला जाता है और इसको पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज कहां होगी, आपके इस पर्टिकुलर एरिया में होगी, ठीक है, ये ब्लू वाले एरिया में। जो आपकी वेस्टर्लीज है वो इस ग्रीन वाले एरिया में होगी, और जो ट्रेड विंड्स है ये आपकी इस ब्लू वाले एरिया में, लाइट ब्लू वाले एरिया में। ये है आपकी क्या, परमानेंट विंड्स। ये हमेशा चलती रहेंगी, और इन्हीं के चेंजेस में जब चेंज हो जाता है अगेन ड्यू टू वेरियस फिजिकल फैक्टर्स, उस वजह से जो विंड का पैटर्न मूवमेंट चेंज होता है उसको हम बोल देते हैं कोई एक सीजन। चलो, तो विंड सिस्टम आर ऑफ 3 टाइप्स। परमानेंट विंड्स जो ब्लो करती हैं कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट। सीजनल विंड्स चेंज इन द डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसके, इन परमानेंट विंड के, उनको बोलते हैं सीजनल विंड। लोकल विंड ये एक पर्टिकुलर पीरियड में ही चलती हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में ही चलती हैं, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड समान नहीं रहती। जैसे कि इंडिया में लू हो गई, चिनोक हो गई, ये ऐसी विंड्स है जो कोई लोकल इफेक्ट करती हैं और ये पूरे वर्ल्ड में नहीं चलती, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही चलती हैं और एक पर्टिकुलर डे में ही चलती हैं। चलिए अब समझते हैं हम किस चीज को, इंडिया के मॉनसून के मैकेनिज्म को, कि क्या ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि क्रिएट कर देंगे आपका क्या, पूरा का पूरा मॉनसून, ठीक है। तो सबसे पहले समझो वो जो फैक्टर्स थे, ठीक है, वो समझने की यहां पे बहुत जरूरत है। चलो, ये है आपका क्या, पूरा का पूरा इंडिया, ओके। ये आपके सामने पूरा पूरा आ जाता क्या है, इंडिया। आपको पता है कि यहां पे जो है 23.5 डिग्री
है ना, ये आपकी 23.5 डिग्री है, ठीक है। नीचे आपके कौन सी आ जाती है, 8 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ, और ऊपर कौन सी आ जाती है आपकी 33 डिग्री, 30 डिग्री आपके वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे सूरज जो होता है, हमको एक सोलस्ट, हमने 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था सोलस्टाइस का, ठीक है। दो टाइप के सोलस्टाइस हमने देखे थे, एक देखा था हमने क्या, समर सोलस्टाइस, और एक विंटर, ठीक है। तो एक बार उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये आई डोंट थिंक टिल्ट होगा, चलो कोई बात नहीं। ये एक एलिप्टिकल शेप आ जाता है हमारे ऑर्बिट का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इलिप्टिकल शेप जी है ना, ये थोड़ा सा टिल्टेड है एक साइड से, ठीक है। जनरली ये वाली साइड जो होती है ऊपर होती है, ये वाली साइड जो होती है वो नीचे होती है। अब क्योंकि टिल्ट नहीं हो पा रहा, वो उसका कुछ टेक्निकल फंडा है, मैं बता नहीं पा रहा, बट स्टिल यहाँ पे मैं 4 पोजिशन बनाता हूं अर्थ के, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा, और ये चौथा। बीच में क्या है, सन, ठीक है। सन की रेस जो है समान तरीके से जाती हैं, ये थ्रू आउट द ईयर अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पोजीशन की बात करते हैं। ये जो होता है ये टिल्टेड होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आ जाता है आपका क्या, ये आ गया आपका एक्सिस, ये रहा आपका इक्वेटर, ठीक है। अब आप देखिए, अगर ये पर्टिकुलर पोजीशन अर्थ की ऊपर है, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना, सदर्न हेमिस्फीयर जो है आपका, वो सूरज के ज्यादा करीब होता है, और सूरज की जो किरणें हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा प्रभाव से पड़ती हैं। तो यहां पे जो 23.5 डिग्री साउथ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उस पे ये सन की रेस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसी होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं। इसीलिए जो 23.5 डिग्री है साउथ, यहां पर एरिया पे आपको देखने को मिलता है काफी गर्मी देखने को मिलती है। वहीं कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं किस चीज की, 23.5 डिग्री नॉर्थ की, तो यहां पे आपको सन रेस का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो विंटर का जो मौसम है वो एक्सपीरियंस करेगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो समर का जो सीजन है वो एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सनलाइट इंटेंसिटी रिसीव, है ना। इस पोजीशन को हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। क्या बोलते हैं हम इसको, विंटर सोल्स्टाइस। ये एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन है, ये ऊपर की और नीचे की, जहां पे देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो हम इसको बोल देते हैं इक्विनॉक्स। यहां पे जो है सन जो है वो परपेंडिकुलर होता है आपके 0 डिग्री पे, किस पे, 0 डिग्री पे। तो यहां पे हमको देखने को मिलता है समान दिन और समान रातें, मतलब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। बात करते हैं अब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की। ये एस्पेक्ट जो है ये नीचे है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो यहां से नीचे टिल्टेड है, ठीक है। तो जनरल सी बात है, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या रिसीव करेगा, आपकी ज्यादा सनलाइट रिसीव करेगा कंपेरेटिव टू सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पे भी जो 23.5 डिग्री वाली जो आपकी रेखा आ जाती है वो क्या हो जाती है, उस पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर क्या पड़ता है, आपकी सनरेज पड़ती हैं। इसलिए इस पोजीशन को बोल देते हैं हम क्या, समर सोल्स्टाइस। क्या बोल देते हैं हम इसको, समर सोल्स्टाइस। ये समझ में आया सोल्स्टाइस का फंडा, ठीक है। अब देखो, अब समझो, अभी मैं बात कर रहा हूं इक्विनॉक्स की, समर इक्विनॉक्स। भाई 21 मार्च का ये टाइम है, ठीक है, और सन जो है वो 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री पे। अब देखो क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री है,
सन जो होता है वो परपेंडिकुलर तो होता है 0 डिग्री के, ठीक है, बट उसकी जो स्पैन होती है वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री की होती है, ठीक है, क्या होती है, 10 डिग्री की होती है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर बेल्ट हो जाता है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का, जहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर, है ना, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, लो प्रेशर, है ना। विंड्स क्या होंगी, यहां से ऊपर उठेंगी, प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई है, ठीक है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर बेल्ट है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का, हम इसको डिनोट करते हैं ITCZ से, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक ऐसा पर्टिकुलर जोन है जहां पे साउथ से आ रही ईस्टर्ली या ट्रेड विंड और नॉर्थ से आ रही आपकी ट्रेड विंड या ईस्टर्ली, दोनों आपस में मिलती है, ठीक है, क्या होती है, दोनों आपस में मिलती है। अब देखना जब ये मिलेंगी ना, बिल्कुल महाभारत का युद्ध हो जाएगा पांडवों का और कौरवों का। क्यों, डिफरेंस समझो। जो नॉर्थ से जो विंड आ रही है वो आ रही है लैंड टू सी, लैंड टू सी, और वहीं जो साउथ से विंड आ रही हैं वो आ रही हैं सी टू लैंड, है ना। तो दोनों की स्पीड में, दोनों के नेचर में काफी डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट ऑपोजिट नेचर की ये सेम विंड्स हैं। जब हम दो ऑपोजिट नेचर के लोगों को बीच में भिड़ा दें, ठीक है, बीच में क्या करते हैं, आमने सामने ला दे, तो उनके बीच में बहुत टेंशन हो जाता है ना। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पहचान में कोई है जिससे मेरी बहुत लड़ाई हो रही है, अगर वो मेरे सामने आए तो हम बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे घूरेंगे। क्यों, क्योंकि हम अपोजिट नेचर के हैं, किसी ना किसी बात पे हमारी लड़ाई हुई है। सिमिलरली इनकी भी किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो गई मान लो, ठीक है, तो अंदर ही अंदर क्या ज्वालामुखी सा है। बस हमको क्या चाहिए, एक चिंगारी। क्या चाहिए हमको, एक चिंगारी चाहिए कि भाई साहब बिल्कुल अब तो आया, मैं तेरे को उठा के पटक दूंगा, या वो मुझे बोलेगा कि तू आया, मैं तेरे को उठा के पटक दूंगा। चिंगारी का काम कौन करता है, सनलाइट। ये सनलाइट जो कि क्या करती है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। यहां पे क्या होगा, जैसे ये दोनों आपस में विंड मिलेंगी, घमासान युद्ध होगा और दोनों एक दूसरे से लड़के ऊपर उठना चाहेगी। क्योंकि भाई जीतता कौन है, जो किसी के ऊपर बैठा रहता है उसी को तो जीता हुआ मानते हैं। तो यहां पे अगेन ये दोनों विंड्स क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। दैट इज वाई द नेम कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन है। यहां पे जैसे ये विंड्स आपस में टकराएगी, ये आपस में युद्ध करेगी, उठेगी। अब देखो ये हैवी है, जो नीचे से विंड आ रही है वो हैवी है। क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, वाटर वेपर, उसके पास वाटर वेपर है। ये जो ऊपर से विंड आ रही है वो ड्राई है ना, तो वो ज्यादा स्पीड में आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल जमाना जुम 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 कर आ रही है। ये जो है आपस में बिल्कुल हैवी ढुक 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 चल कर, जो स्पार्टन्स हो गए, ये आपके ग्रीक्स हो गए, है ना, ये आपस में आई, टकराई, घमासान युद्ध हुआ, दोनों ऊपर उठी। अगेन ऊपर उठेंगी तो यहां पे क्या होगी, ये था आपका वॉइस इफेक्ट घोड़ों की आवाज का। अल्टीमेटली इस बेल्ट पे कर देगी कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या कर देगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो जब भी परपेंडिकुलर होता है सूरज इस पर्टिकुलर एरिया में, ये कन्वर्जेंस जोन क्रिएट होता है और हमेशा यहाँ आपको शाम को रोज डेली बारिश देखने को मिल जाती है। तो ये है आपका क्या, इंटर ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये ITCZ की खास बात ये है कि ये जो जोन है ये बेसिकली हम इसको टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलते हैं तो ये एक टाइप का आइसोथर्म है। आइसोथर्म क्या होती है, वो रेखाएं, वो मानवीय रेखाएं होती हैं, वो ऐसी रेज होती हैं, जो बेसिकली रेज तो नहीं कहूंगा, ऐसी लाइंस होती हैं जो हम थीमेटिक मैप्स में यूज करते हैं, जो कि डिनोट करता है सेम टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर ग्लोबल मैप पे। तो ये जो आइसोथर्म है, ये जो ITCZ है, ठीक है, टेक्निकली इट जस्ट एन आइसोथर्म, है ना। यहाँ पे कोई नेचर ने हमको डिफाइन करके नहीं दिया, बट हाँ ये बेल्ट हमको देखने को मिलता है 10 डिग्री का। तो ये जो ITCZ है, ये सूरज के मूवमेंट के साथ, दैट मीन्स सोलस्टाइस के टाइम पे,
है ना, यहां पे जो ITCZ क्रिएट होगा वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, किस पे, 23.5 डिग्री साउथ पे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो सनलाइट चिंगारी मार रही है वो यहीं मार रही है। वहीं समर सोल्स्टिस के टाइम पे ये ऊपर शिफ्ट होने को कोशिश करेगा। तो विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, ITCZ ऑल्सो शिफ्ट्स। ठीक है, ITCZ भी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो जब हम बात करते हैं ITCZ की, जब हम बात करते हैं तो जब वो 0 डिग्री पे होता है, जब वो 8 डिग्री पे आता है, अब क्या हो रहा है, मार्च से हम आ रहे हैं मई पे, जून 21 पे, है ना, जून 21 पे कहां होता है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, दिन पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन, है ना। तो अब जर्नी कहां कर रहा है, वो सन जो है एकदम से कूद के यहां नहीं आएगा, है ना भाई, वो स्टेप बाय स्टेप लैटिट्यूड बाय लैटिट्यूड चढ़ेगा। जब वो 8 डिग्री पे आता है ना, सन रेस कहां है, 8 डिग्री पे जब होती हैं, तो जो ITCZ है वो हमको कैसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ये डिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे जो लैंड है वो कंपेरेटिवली ज्यादा जल्दी हीट अप होता है कंपेयर टू वाटर, इसलिए अल्टीमेटली ITCZ क्या है, एक आइसोथर्मी है। आइसोथर्म क्या करती है, समान टेम्परेचर को सेम बताएगी, है ना, रेखा जो है वो सेम बताएगी, इसलिए हमको ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। जब सूरज और 16 डिग्री पे आता है तो ITCZ कैसा होगा, इसको और लैंड मिला तो ये और डिफ्लेक्ट होगा, और फाइनली जब 21 जून को ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, सॉरी सन रे जब को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं, तो हमको ITCZ में कुछ बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब देखो यहां पे आपको डिफ्लेक्शन जो है 16 डिग्री और 8 डिग्री पे आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है, बट यहां पे जो है, यहां पे आपको इलोंगेटेड डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो आपका पार्ट है, ये क्या है, आपका थार डेजर्ट, है ना, यहां पे ज्यादा गर्मी है, ज्यादा गर्मी है तो यहां टेम्परेचर हाई होगा, इसलिए ITCZ यहां आएगा। अब यहां आके विंड्स क्या होंगी, यहां पे आके इंटेंस हीट होगी और यहां से लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा कहां पे, आपके पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया में। कहां पे, पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पे लो टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है। क्या है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो आप, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि भाई ऊपर से विंड आने की कोशिश करेगी, है ना, पर यहां कौन खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, है ना। यहां से आप देखोगे अगर तो ये क्या है, आपके हिमालय हैं, तो ये क्या बोल देंगे, कल्लंगा रुक जाओ कानून के खातिर। ठीक है, देखो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, राइट, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। दूसरी चीज यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, टिबेटियन प्लेटू। टिबेटियन प्लेटू की खास बात यह है कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड है और बहुत बड़ा प्लेटू है। अरेबियन प्लेटू जितना बड़ा नहीं है, बट हाँ ये अपने आप में भी काफी वास्ट प्लेटू है। दूसरी चीज, इसकी हाइट जो है वो अरेबियन प्लेटू से काफी ऊपर है। ठीक है, वो तो गनीमत है कि ये टेबल टॉप लैंड है इसलिए इसको प्लेटू बोला गया, नहीं तो इसको भी माउंटेन सीरीज ही बोल दिया जाता। ठीक है, इसकी इतनी हाइट है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो हाइट पे है, तो सूरज के बीच में और इस पर्टिकुलर प्लेटू के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, तो यहाँ से इतनी तेज गर्म हवाएं निकलती हैं, इतनी तेज गर्म हवा निकलती है कि वो इतनी स्पीड से ऊपर उठती है कि वो अपर एटमॉस्फेयर में जेट स्ट्रीम क्रिएट कर देती हैं। जेट स्ट्रीम क्या होती है, अगेन अपर एटमॉस्फेयर में जो फ्लो चलता है, सर्कल फ्लो चलता है, वेस्टर्ली फ्लो चलता है किस चीज़ का, अपने विंड्स का, उसको बोल देते हैं हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये टिबेटियन प्लेटू है ना, और यहां पे ये लो प्रेशर। ठीक है, टिबेटियन प्लेटू में भी क्या है, लो प्रेशर और हाई
टेम्परेचर, ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अल्टीमेटली इतना टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, इतना लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है कि अल्टीमेटली साउथ से विंड्स को आना पड़ता है इस पर्टिकुलर प्रेशर को शांत करने के लिए। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, जहां पे ITCZ का भी काफ़ी रोल होता है, साथ साथ इस हिमालय का रोल है, टिबेटन प्लाटू का रोल है, साथ में जब ये जेट स्ट्रीम्स जो उठेंगे टिबेटन प्लाटू से, वो अपर एयर को भी क्या कर देगी, जो कि कोल्ड है उसको और गर्म कर देगी, लीडिंग टू मोर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा क्या, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है कैसे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये आपको समझ में आया होगा। चलो, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी यूनिक कंडीशन हमको देखने को मिल जाती है। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स नॉर्थ ऑफ हिमालय, कोल्ड विंड फ्रॉम दिस रीजन ब्लो ओवर द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियंस। समर में क्या होता है, लो प्रेशर एरियाज डेवलप्ड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियाज, दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड एयर फ्रॉम डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट, क्योंकि फेरेल्स का लॉ है। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंडिया का जो ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में हो जाता है लो प्रेशर, इतना लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि साउथ से विंड आती है, 0 डिग्री के बैरियर को क्रॉस करती है और फेरेल के नियम के अनुसार अपने राइट को टर्न हो जाएगी। कहां टर्न होगी, राइट को। अंडरस्टूड? ये हो जाता है पूरा का पूरा मैकेनिज्म कि जब इतना लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि साउथ से, सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स को ऊपर आना पड़ जाता है, वो हो जाता है आपका रिवर्सल ऑफ विंड्स, और इसी रिवर्सल ऑफ विंड्स को हम बोलते हैं मॉनसून सीजन। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म वाटर, पिकिंग अप द मॉइस्चर एंड ब्रिंगिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मैनकाइंड। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन मॉनसून, डिफरेंशियल कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है भाई, हमने देखा कि कैसे जो जमीन है और वाटर है उसके बीच में डिफरेंशियल कूलिंग का फैक्टर पड़ जाता है। लैंड जो होता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो वाटर रहता है वो उसको टाइम लगता है। इस वजह से जो होता है लैंड पे ज़्यादा जल्दी लो प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर पे इतनी जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है, दैट क्रिएट्स अ लो प्रेशर ओवर द लैंड मास एंड हाई प्रेशर अराउंड सी। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ITCZ, जैसा कि अभी मैंने बोला इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन समझाया कि जैसे जैसे सन का अपैरेंट मूवमेंट होगा वैसे वैसे ही ITCZ का मूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर ओवर द लैंड मास एंड कंपैरेटिवली हाई प्रेशर ऑन द वाटर बॉडीज। हाई प्रेशर एरिया इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर कहां पड़ जाता है, तो आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ जाता है। यहां पे भी जो हाई प्रेशर एरिया है ये क्रिएट होता है और यही हाई प्रेशर एरिया कहां शिफ्ट होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, ओवर 20 डिग्री साउथ। दिस इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। टिबेटियन प्लाटू की बात करी थी हमने, टिबेटियन प्लाटू जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा, हाई टेम्परेचर होगा लो प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कि अदर अट्रैक्टिंग फोर्स क्रिएट करेगा हमारे साउथ की विंड्स के लिए। ठीक है, हीटेड रिजल्ट इन वर्टिकल एयर करंट फ्लो फ्रॉम लो प्रेशर। The movement of westerly jet streams to the north of Himalayas and the presence of tropical easterly jet stream over Indian peninsula. इंडिया के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे करके जेट स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं। ये जेट स्ट्रीम कैसे इतनी हॉट होती है नेचर में, जो कि अपर एयर सर्कुलेशन को क्या कर देंगी, वार्म कर देंगी। अगेन किससे क्या होगा, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा और प्रेशर लो। चलो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ सिस्टम है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम हिमालय देखते हैं, ये हो गए आपके ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये हो गए आपके क्या, लेसर हिमालय, है ना। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, डाफला, मिश्मी, पटकाई बम, नागा हिल्स, बहुत सारे हिल्स मिलेंगे आपको कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, चलो दूसरा बात करते हैं अरावली का। अरावली चलती है कहाँ से, आपके गुजरात से दिल्ली की ओर, है ना। फिर मध्य प्रदेश पड़ता है बीच में। मध्य प्रदेश में हमको 2 सीरीज देखने को मिलती है, एक विंध्यन जिसके पार्ट है कैमूर और भांडेर, और फाइनली हमको साउथ में देखने को मिलती है और सतपुड़ा, मैकाल और महादेव हिल्स,
है ना। वहीं और साउथ की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट, और ईस्ट में हमको देखने को मिलते हैं ईस्टर्न घाट्स। अंडरस्टूड। ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फाइनली यहाँ पे थोड़ा राजमहल हिल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि ईस्टर्न पार्ट का थोड़ा एक्सटेंशन माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि वो गैप का पार्ट है, बट स्टिल अभी समझ लो ये हमारे पास चीजें हैं। ये हमारा क्या है, रिलीफ सिस्टम है। हिमालय क्या कर रहा है, हिमालय रोक रहा है आपके विंड्स को, है ना, ताकि और लो प्रेशर क्रिएट हो सके इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। साउथ में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलती है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया मिलती है, ठीक है। यहाँ पे अल्टीमेटली देखो, हमने जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा था उसमें हमने देखा था, एक फीचर देखा था वेस्टर्न घाट्स का, कि जैसे जैसे वेस्टर्न घाट साउथ की ओर मूव होते रहेंगे वैसे वैसे इनकी हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इलायची की पहाड़ियां मिलती है, हमको यहाँ पे अनाई मुडी मिलती है जो कि हाईएस्ट पीक हो जाती है। और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि जब विंड्स आती हैं, मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, जब विंड्स आई और यहां टकराई, ठीक है, तो यहां पे एकदम से मूसलाधार बारिश कर देगी। कौन सा एरिया पड़ेगा, ये आपका केरल। तो इंडिया में अगर मॉनसून आएगा तो सबसे पहले कहां से आएगा, ये साउथ वेस्ट मॉनसून जो आएगा ये कहां से आएगा, भाई साउथ वेस्ट को बोलो क्योंकि साउथ वेस्ट पोजीशन से आ रहा है। ये कहां आएगा, तो आपके केरल में आएगा। अब देखो फेरल लॉ ये बोलता है कि जैसे कोई भी जो सदर्न हेमिस्फीयर की विंड अगर है वो अगर 0 डिग्री क्रॉस करती है तो वो क्या करेगी, अपने राइट को घूमेगी। जैसे इसने 0 डिग्री बारिक किया, राइट को घूमी, क्या मिल गया, वेस्टर्न घाट मिल गया। यहां से वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। एक ब्रांच चली जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेबियन सी ब्रांच की। चलो यहां पे देखो मूवमेंट ऑफ, उसमें ब्लैक से मैं मार्क कर देता हूं आपके ये हिमालय रेंज हो गई, है ना। ये आपकी अरावली, विंध्य कैमूर भांडेर, राजमहल सतपुड़ा महादेव, वेस्टर्न घाट, राजमहल और ये ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये आपके हो गए क्या, पूरे के पूरे रिलीफ सिस्टम। विंड आई, यहां कर देगी केरल में बारिश, और यही अनाईमुडी वेस्टर्न घाट से टकरा के 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगी। कहां हो जाएगी, 2 ब्रांचेस में। सबसे पहले देखते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी ब्रांच को, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच जो है ना, क्योंकि अब देखो नेचर कैसा है इस विंड का, इसको अपने राइट में जाना है। इसके राइट में कौन खड़ा है, वेस्टर्न घाट खड़ा है। तो ये क्या करेगी, जो विंड है ये स्ट्रेट चलती है ना। जिसके अंदर कम लेटेंट हीट होती है वो स्ट्रेट चली जाती है, जिसके अंदर ज्यादा लेटेंट हीट होती है वो सीधा टकराती है इस वेस्टर्न घाट से, ठीक है, और करवा देगी आपके बारिश कहां पे, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में। इसलिए वेस्टर्न कोस्टल एरिया में कंपैरेटिवली ज्यादा बारिश होती है कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल एरिया। क्यों, 2 रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो विंड्स है अपने आप में बहुत ज्यादा मॉइस्चर कैरी कर रही है। दूसरी चीज, वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट से काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको काफी बारिश देखने को मिल जाती है। फिर उसको गैप मिलता है कहां से, आपके गुजरात वाले एरिया से। तो गुजरात वाले एरिया से एक विंड चली जाएगी किधर, सतपुड़ा के नीचे टकराएगी, ठीक है, और एक कहां घुस जाएगी, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में घुस जाएगी। दोनों जाके कहां मिलेगी, मिर्जापुर में। जी हाँ, वही कालीन भैया के एरिया में मिलेगी। अब देखो इनका नेचर कैसा है, अपने राइट को जाना, ठीक है, राइट में जाते इनको क्या मिल रहा है, ये घसटते हुए जा रही हैं कुछ एक रिलीफ सिस्टम से, तो यहाँ पे काफी बारिश करवाएंगी। ऊपर विंध्य की बात करें तो विंध्य में जो होता है कंपेरेटिवली लेस हाइट है, तो यहाँ पे भी बारिश होगी बट अराउंड 75 टू 125 सेंटीमीटर। सतपुड़ा में ओवर 200 सेंटीमीटर बारिश होगी। वही हम वेस्टर्न घाट में बात करते हैं तो 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, स्पेशली आपके केरल कर्नाटक वाले एरिया में। एक तो विंड सिस्टम ये हो गया, ये कहाँ मिलेगी, आपके ये मिर्जापुर में, ठीक है। अब ये 2 विंड्स जो हैं वो जो ऑलरेडी जो वाटर शेड कर चुकी हैं किससे टकरा के, विंध्य और सतपुड़ा से टकरा के, तो वो मिर्जापुर में बारिश नहीं करेगी। मिर्जापुर क्या हो जाएगा, एक रेन शैडो एरिया हो जाएगा। वहीं जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट का ये वाला एरिया, इसको यहां पे बारिश कम होगी, इसको हम बोल देंगे लीवर्ड साइड, ठीक है, या फिर रेन शैडो एरिया। एक और ब्रांच निकलेगी गुजरात से,
गुजरात में क्या देखने को मिलता है हमको, यहाँ पे गिर की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए गुजरात के ये वाले एरिया में तो बारिश होगी, बट यहां से विंड निकलती है कहां पे, अरावली से सरकते 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 निकलती है किस साइड को, आपके सीधे उत्तराखंड वाले एरिया में, ठीक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहां जाएगी, आपके उत्तराखंड में। ये वाले एरिया में जो है, क्योंकि अरावली की भी हाइट इतनी नहीं है ना, अल्टीमेटली यहाँ पे भी वो 50 से 60 सेंटीमीटर के बीच में बारिश करवाएगी, ज्यादा हाइट नहीं है, टकरा नहीं पाएगी, और साथ साथ में लो वाटर कंटेंट जा रहा है, तभी तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रही हैं, और अल्टीमेटली ज्यादा बारिश राजस्थान में नहीं करवाएंगी, ठीक है, ठीक है। ये होगी आपकी क्या, अरेबियन सी ब्रांच। फिलहाल के लिए इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी कौन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी परमानेंट विंड भी है, कौन सी, आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है, ये हिमालय को तो क्रॉस नहीं कर पा रही, बट अल्टीमेटली ये बे ऑफ बंगाल में आके मिल रही हैं, ठीक है। कहां मिल रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। अब देखो, दो ऑपोजिट नेचर की विंड्स आपस में मिल रही हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या क्रिएट करेंगी, ये एक साइक्लोन क्रिएट कर देंगी, क्या कर देंगी, एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगी, कहां पे, आपके इसी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो जैसे जैसे विंड आती जाएगी, टकराती जाएगी, ये एक साइक्लोन क्रिएट करती जाएगी, है ना। और यही साइक्लोन जो है, ये फिर किधर मूव करेगा, लैंड की ओर मूव करेगा। आप जानते हैं कि ईस्टर्न घाट्स पे 4 इंपॉर्टेंट नदी जो हैं वो अपना बेसिन बनाती हैं। बात करते हैं उड़ीसा में महानदी की, फिर आते हैं गोदावरी पे, फिर आते हैं आपके कावेरी पे, और फिर फाइनली कृष्णा पे। तो इन्हीं जो बेसिन्स है, ये क्योंकि इतने वाइड होते हैं, ये इन्हीं बेसिन से अंदर जाते हैं और आपकी बारिश करवाएंगे कहां पे, ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि अपने आप में डाइसेक्टेड है, इनकी हाइट कम है, इसीलिए जो यहाँ पे जो वो होती है, बारिश होती है, वो एक साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से बारिश होती है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि विंड्स ऊपर जाती है, कहाँ टकराई, जयंतिया, गारो और खासी पे, ठीक है। गारो, खासी, जयंती, ये 3 पहाड़े यहाँ पे टकराई, यहाँ पे इन्होंने बेहतरीन बारिश करी। फिर यहीं पे डाफला गैप से ऊपर उठ ली, यहाँ इनको मिहिर मिखीर वाला रीजन पूरा मिल जाता है, यहाँ पे इनको ऑलमोस्ट 12-13 पहाड़ियां मिल जाती हैं, इनको घेर लेती हैं, कहना भाई फील्डिंग जमा दो, आगे आगे मारेंगे पटक के। तो क्या हो गया, अल्टीमेटली फील्डिंग जम गई, यहाँ पे फील्डिंग जम गई तो घबरा गई तो पूरा पानी शेड कर दिया, है ना भाई। ये वही वाली सिचुएशन है जहां आप थोड़ा बहुत अनईजी सा फील कर लेते हो और पानी शेड कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो अपना नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे अल्टीमेट तरीके से बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि देखो ये डाफला हिल्स हो गई, मिश्मी, आपका पटकाई बम, जितने भी हिल्स हैं, सीरीज हैं, ये सब पार्ट तो हिमालय के ही हैं। हिमालय अपने आप में काफी ऊंचा है, इसलिए यहाँ पे क्या करती है कि बेहतरीन बारिश करेगी। बारिश करने के बाद इसको थोड़ी बहुत जगह मिलेगी और ये सरक सरक के चलेगी कौन से, आपके शिवालिक से, ठीक है। एक ब्रांच यहां पे मिलेगी वापस से मिर्जापुर में, तो 2 बहनों का मिलन हो जाता है, थोड़ी बहुत बारिश मिर्जापुर में हो जाती है। जैसे जैसे विंड जो है अब इधर अपने लेफ्ट इधर साइड मूव करेगी, इधर वेस्ट की ओर मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फोर्स किया जा रहा है, किसके द्वारा, हिमालय के द्वारा। हिमालय इसको क्रॉस नहीं होने दे रहा, इसको फोर्स कर देगा एक बहुत ही अपोजिट नेचर की डायरेक्शन में चलने के लिए। तो ये एक, जहां इसको ऐसे मूव होना था, वहां ये ऐसे मूव हो रही है, मतलब जहां इस विंड को अपने फेरेल लॉ के नियम के अकॉर्डिंग ऐसे मूव होना था, अब ये कैसे मूव हो रही है, ये ऐसे मूव हो रही है। तो इसका नेचर ऑपोजिट चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर ये मूव करती रहेगी विंड, वैसे वैसे ये मॉइस्चर स्प्रेड करती रहेगी, और अल्टीमेटली ये उत्तर प्रदेश बिहार में आके ये रिवर्स से मॉइस्चर उठाएगी, वहां से क्या करेगी, मॉइस्चर पिकअप करेगी, थोड़ी बहुत रेनफॉल करती हुई मिलेगी कहां पे, आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मिली, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड समझो, उत्तराखंड क्या है, आपका पहाड़ी एरिया है ना। पहाड़ी एरिया पे क्या हुआ, ये पहाड़ आया, इस साइड से आपकी कौन आ रही है, अरेबियन सी ब्रांच आ रही है, और इस साइड से बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दोनों ऑपोजिट नेचर की, दोनों एकदम से धप्पा कर दिया दोनों ने पहाड़ के ऊपर आके। तो यहां पे जितना पानी है ना, वो एकदम से शेड हो जाएगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ड्रम के ड्रम उड़ेल दिए हो किसी ने। और इसलिए यहां पे कैस की पॉसिबिलिटी बनेगी, आपके क्लाउड बर्स्ट, ऐसा लगेगा बादल फट गया, पूरा का पूरा पानी जो है वो यहीं समेट गया। तो ये है आपकी क्या, अरेबियन सी ब्रांच, और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच।
यहां पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे हम डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हैं किस चीज का, आपके पूरे रेनफॉल के पैटर्न का। आई होप आपको ये दोनों जो ब्रांचेस हैं वो समझ में आई होगी, विंड्स का मूवमेंट समझ में आया होगा, और यहां पे इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा किस चीज का, आपके रिलीफ फीचर का। चलो हाँ, यहां तक हमने देख लिया था कि द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और इंडियन पेनिनसुला, ये फैक्टर हो जाते हैं अफेक्ट करने के। ठीक है, चलो ITCZ, क्योंकि देखो शिफ्ट होने की वजह क्या है कि वो थर्मल अनॉमली देखने को मिलती है हमको। ठीक है, हायर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, मतलब मोर टिल्ट, एक्सेसिंग हीट ऑफ सेंट्रल पार्ट रिलीफ एंड सेंट्रल इंडिया। इसलिए जो समर के टाइम पे ITCZ का जो शिफ्ट ऐसा हो जाता है वो इन 3 रीजंस की वजह से होता है। चलो अब आते हैं अपन ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल पे। तो मॉनसून आर पल्सुएटिंग इन नेचर। ठीक है, ये अपने आप में एक पल्स क्रिएट करते हैं अट्रैक्शन की, और जो विंड्स होती हैं साउथ से, ये उस हिसाब से पल्स में ही आती हैं। तो भाई एक वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जैसे कोरोना आया था उसी हिसाब से। ठीक है, दे आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सी। ड्यूरेशन ऑफ 100 डेज बिटवीन अर्ली जून एंड मिड सितंबर, ये होता है मॉनसून का पीरियड। अराउंड दिस टाइम नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस and continues constantly. This is known as monsoon burst. ठीक है, मॉनसून। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं अपन सीजन्स पे, है ना। ये आ गए अपन कहाँ पे, अब अपने सीजन्स पे, है ना। Monsoon type of climate is characterized by the distinct seasonal pattern. The weather condition greatly change from one season to another. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. The 4 main seasons can be identified in India. They are, सबसे पहला बात करेंगे अपन किसके, कोल्ड वेदर सीजन्स के बारे में। कॉमन फीचर्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ में टेम्परेचर कम क्यों होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, आपकी लोकल विंड्स का इफेक्ट है ना। मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है, कॉन्टिनेंटलिटी की बात करी थी अपन ने, इसलिए साउथ में हमको ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। ट्रेड विंड्स प्रेवेल ओवर द कंट्री। यहाँ पे क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, वो चलती हैं, जो कि कैसी होंगी, लैंड से क्या करेगी, सी की ओर चलेगी तो ड्राई होगी। विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज ड्राई सीजन। डिस्टिंक्ट फीचर देख लो, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हमको फ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, वहां से साइक्लोन उठता है और वो मूव होता है हमारे इंडिया की तरफ पे। तो वहां से जो विंड्स कैरी होती हैं अल्टीमेटली हिमालय पे टकराती हैं और हिमालय से 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका क्या, हिमालय। ठीक है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस यहाँ आता है, यहाँ से एक चाइना चले जाता है और यहाँ से एक इंडिया में ऐसे मूव हो जाता है। तो ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट में रेनफॉल क्रिएट करती हैं। ठीक है, इन रेनफॉल जो है इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, मावठ। क्या बोला जाता है, मावठ बोला जाता है या मावठा बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है रबी की फसलों के लिए। क्यों होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो ठंड की फसलें होती हैं वो रोपी जाती है, जैसे कि वीट हो गया, और उनको ऑफकोर्स की बात है इरिगेशन चाहिए। इंडिया में कैसी ड्राई विंड्स फ्लो कर रही हैं, इसलिए फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिया इट इज ड्राई सीजन। इसलिए ये जो मावठ है इसका गिरना बहुत जरूरी है, बारिश गिरना बहुत जरूरी है, ताकि जो क्रॉप्स है उसको प्रॉपर तरीके से इरिगेशन या पानी मिल सके। फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है और हाईएस्ट स्लोप्स में हिमालय के हमको स्नोफॉल देखने को मिलती है। साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिसेबल चेंज नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तमिलनाडु को जो है एक्सपीरियंस रेनफॉल। अब समझो तमिलनाडु का एक्सपीरियंस रेनफॉल क्यों होगा। ये आ गया आपका साउथ वाला, ये केरल, केरल के इधर तमिलनाडु। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या फ्लो हो रही है, अभी ट्रेड विंड्स फ्लो हो रही है। 30 डिग्री से किधर जाएगी, ये 0 डिग्री की ओर। राइट, ऐसे ही जाएगी, है ना। अब अगर आप देखें तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है, यहां पे भले ही ट्रेड विंड्स चल रही हैं, पर वो कहां से चल रही हैं, बे ऑफ बंगाल से तमिलनाडु की ओर, है ना। बे ऑफ बंगाल से तमिलनाडु की ओर चल रही हैं, तो इसलिए ठंडियों के टाइम पे, ठीक है, यहां पे हमको कहां देखने को मिल जाएगी, रेनफॉल देखने को मिल जाएगी, कहां पे, तमिलनाडु पे। रेनी सीजन में तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, थोड़ी बहुत जो होती है वो अगेंस्ट सी और लैंड के बीच की वजह से होती है, कन्वेक्शनल थोड़ी बहुत। ठंड के टाइम पे तमिलनाडु में रेनफॉल हो जाती है। ईस्टर्ली इज फ्लोइंग टुवर्ड्स तमिलनाडु, कम्स फ्रॉम सी कैरिंग मॉइस्चर।
हॉट वेदर सीजन मार्च से मई की ओर। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो राइज इन टेम्परेचर, फॉल इन प्रेशर, ठीक है। लॉन्ग डेज, शॉर्ट नाइट्स। जून 21 जो होता है वो समर सोलस्टाइस का, यहाँ पे सन जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। नॉर्थन इंडिया में देखते हैं डिस्टिंक्ट फीचर, इलोंगेटेड लो प्रेशर बेल्ट हमको देखने को मिलता है थार डेजर्ट से, पटना से लेके छोटा नागपुर प्लेटू की ओर से, ठीक है। लू चलती है। लू एक क्या है, एक टाइप की लोकल विंड है जो कि सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में प्रिवेलेंट है। देखो होता क्या है समझो, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत आप कह सकते हो झारखंड वाला एरिया, ये इफेक्ट होता है लू से। यहां पे जो अल्टीमेटली या आपका क्या आया, आईटीसीजेड है ना, ये आईटीसीजेड का मतलब क्या, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है ना। यहां से विंड उठी, बाहर नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि हिमालय घिरा हुआ है ना, तो ये सकबका के इधर उधर चलने लग जाती है। तो जितना ये चलती हैं, जितना ये लैंड के कांटेक्ट में आती हैं, ये उतनी और गर्म हो जाती हैं और ये उतनी ही और घातक हो जाती हैं। यस, दे आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट विंड्स एंड डायरेक्ट एक्सपोजर कैन बी फेटल। हमको साफ देखने को मिलता है यूपी वाले एरिया में स्पेशली कि कई बार लू से लोगों की मौत भी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली हॉट विंड्स होती हैं जो सेंट्रल इंडिया में चलती हैं और आपके कहां पे, नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में चलती हैं, और डायरेक्ट एक्सपोजर कैन बी फेटल ऑल्सो। डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलता है हमको राजस्थान वाले एरिया में, जो कि थोड़ा बहुत रिलीफ लेकर आते हैं, थोड़ी बहुत रेनफॉल लेकर आ जाते हैं, है ना, और टेम्परेचर ग्रेडियंट को कम करते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट फीचर काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है, अगेन ये लोकलाइज्ड विंड होती हैं जो कि आपकी वायलेंट टोरेंशियल डाउनपोर एंड ऑफर अकम्पनीड बाय हेल, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया में चलती है। जो वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है, वहां हमको काल बैसाखी देखने को मिलती है। ये क्या है, थंडर स्टॉर्म विंड्स होती हैं, ठीक है। नॉर्दर्न की बात करते हैं अगर अपन, ये आ गया आपका सिक्किम, ये आ गया भूटान, चाइना, ये आ गया नेपाल, बांग्लादेश, ये वाला प्लेन हो जाता है आपका क्या, आसाम। असम प्लेन, असम प्लेन है, इलांगेटेड है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है। प्लेन गर्म हुआ, पास ही पे बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल कहाँ है, यही तो है। विंड को कर देगा अट्रैक्ट, विंड आ जाएगी, गारो, खासी, जयंतिया, डाफला, मिश्मी, हिरमी, बहुत सारी इनको यहाँ पे पहाड़ियां मिलेंगी और अल्टीमेटली काल बैसाखी थंडरस्टॉर्म क्रिएट कर देंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये फीचर है कहाँ का, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, ठीक है। चलो साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो प्री मॉनसून शावर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर कॉमन इन कर्नाटक एंड केरल, ठीक है। अगेन वही फंडा जो जैसे कि अभी अपन ने काल बैसाखी में देखा, वही फंडा अप्लाई होगा। बहुत ज्यादा हीट होगी, पास में समुद्र है, थोड़े बहुत प्री शावर्स हो जाएंगे, कि इनको बोलते हैं कॉफी शावर्स बोला जाता है केरला में, और मैंगो शावर्स बोला जाता है कर्नाटका में। ये कॉफी और मैंगो की फसल को राइप होने में, पकने में हेल्प करते हैं, और इनके बाद ही, इन शावर्स के बाद ही कॉफी और मैंगो का सीजन चालू हो जाता है। चलो अब आते हैं एडवांसिंग मॉनसून पे। लो प्रेशर कंडीशन अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर ओरिजिनेटिंग ओवर ओशियंस। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, एंटरिंग इंडिया एज साउथ वेस्ट मॉनसून। द साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंग टोटल चेंज इन द वेदर। वेस्टर्न घाट्स रिसीव मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। मैक्सिमम रेनफॉल इन मौसिनराम मेघालय में देखने को मिलती है 400 के आसपास। रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, पछुआ पवन बोलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, लोकल नाम जो है ना। ये जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच निकलती है जो कि आपके उत्तराखंड की ओर जाती है, इसको लोकल लैंग्वेज में यूपी बिहार में क्या बोला जाता है, पछुआ पवन है। Another phenomena associated with its tendency to have breaks. ब्रेक समझो, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मानसून का क्या है, पल्सुएटिंग इफेक्ट होता है। ये पल्स में, वेव्स में अपने आप विंड्स को जो है अट्रैक्ट करती हैं। तो क्या होता है, एक बार जो सीजन विंड्स जो होती हैं वो रेनफॉल कर देती हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेती हैं 10 से 12 दिन का, और उसके बाद फिर क्या होता है, रेनफॉल होती है, ठीक है। दस इट हैज अ वेट एंड ड्राई स्पेल। Monsoon winds are interspread with rainless activities. These breaks are related to monsoon trough. The trough and its axis keep on moving north or south, which determines the spatial distribution of rainfall. The frequency and intensity of tropical depression to determine the amount of duration of monsoon rains. ये था आपका monsoon advancing.
रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून। अब देखो हवा आई है तो वापस भी जाएगी, है ना। एक बात देखो, हवा क्यों अट्रैक्ट हुई, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से अट्रैक्ट हुई, है ना। इस अट्रैक्शन को जब उसने रेनफॉल करा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी समान कर दिया, प्रेशर भी समान कर दिया। अब वो विंड वापस तो जाएगी, राइट भाई। जो भी मेहमान आया है, जो भाई नियम है पूरा नेचर का, जो आया है वो जाएगा जरूर। आप आए हो आप जाओगे जरूर, मैं आया हूं मैं जाऊंगा जरूर, ठीक है। वही डायलॉग वाली बात होगी, बट स्टिल ये नेचर कहता है, ठीक है। तो जब ये वापस जाएंगी तो ये अगेन जैसे ईस्टर्ली ट्रैवल करती है ना। ये आई तो ऐसे, अब जाएगी कैसे, ऐसे, ठीक है। तो जब ये जाएगी इसी को हम बोल देंगे क्या, आपका रिट्रीवल ऑफ मॉनसून। जाते जाते थोड़ी बहुत बारिश करवा जाएगी इधर उधर, ज्यादा कुछ नहीं। विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ, मॉनसून ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। द मॉनसून विंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, है ना। इट इज मार्क्ड विद क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। Owing to the condition of high temperature and humidity, the day's weather becomes oppressive. This is known as October heat. तो रिट्रीवल हमको कब देखने को मिलता है, अक्टूबर में देखने को मिलता है। जब वापस विंड जा रही हैं तो वो लैंड टू सी ट्रैवल कर रही हैं, कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तो काफी सनलाइट देखने को मिलती है और बिल्कुल ह्यूमिडिटी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बारिश हुई है, ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। इसको हम बोल देते हैं अक्टूबर हीट। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी। अब देखो पूरे सीजन तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे गर्मी रही, लैंड पे गर्मी रही, अल्टीमेटली वाटर भी तो गर्म होगा, तो जैसे जैसे सूरज नीचे जाएगा वो वाटर बॉडी को गर्म करता हुआ जाएगा। तो ये लो प्रेशर का जो बेल्ट है इंडिया का, जो बात करते हैं, यहां पे अब आ जाएगा हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर, और यहां आ जाएगा हाई प्रेशर। अगेन प्रेशर में डिफरेंस हो जाएगा, विंड फ्लो करेंगे, आपस में टकराएगी। और आप उड़ीसा वाले बंगाल वाले एरिया में आप क्या देखते हैं, हमेशा एक साइक्लोन या आप क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ साइक्लोन की एक्टिविटी हर बार आप देखते ही देखते हैं, एटलीस्ट हर 2 ईयर्स में तो ये क्रिएट हो ही जाती है, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट होता है प्रेशर बेल्ट में, कहां से पहले प्रेशर हाई कहां था, लो कहां था, आपके लैंड पे था और यहाँ पे हाई था। अब ये शिफ्ट हो जाता है प्रेशर बेल्ट, इस वजह से क्या होती है, ऑपोजिट विंड, नेचर की विंड मिलती है और एक साइक्लोनिक एक्टिविटी क्रिएट कर देती है आपके उड़ीसा वाले तट पे। इसलिए उड़ीसा जो है वो डिजास्टर प्रोन एरिया में आ जाता है। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन, वन शॉट रिवीजन कराया अपन ने पूरे क्लाइमेट का। प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक जरूर पढ़ें, काफी इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा। कोई भी डिफिकल्टी अगर आपको लग रही हो तो प्लीज नोट इट डाउन इन द कमेंट्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो जितनी भी क्वेरीज है रिलेटेड टू जियो फिजिक्स या इस पर्टिकुलर मॉनसून से, उसको मैं सॉल्व कर सकूं। इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस के लिए आप बने रह सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। यहाँ पे आपको कोई भी टाइप का पैसा नहीं देना पड़ता, कोई भी सब्सक्रिप्शन कोड, कूपन कोड बिल्कुल नहीं लगता अगर आप हमारे वेरियस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी वीडियोस देखते हैं तो। जैसे कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारे साथ में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स, एब्सोल्युटली 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड करता है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। साथ साथ सीबीएसई से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस, जैसे कि अभी 10th बोर्ड आ रहे हैं, इनके रेगुलर अपडेटेड वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो कि यूट्यूब पे है बाय द नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लाइकिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव फेल्ट कि ये वीडियो ने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करी हो क्लाइमेट चैप्टर में, तो डू कीप शेयरिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।